नमस्कार दोस्तों, मैं तम विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म एजुकेन पीएससी पर। और आज का हमारा ये जो सेशन है इसमें हम सीजीटीईटी 2016 के इवनिंग शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सीडीपी का जो क्वेश्चन है उसको आज हम सॉल्व करेंगे। और आज का ये जो सेशन है वो इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो नए नए टर्म्स जो हैं वो आज के सेशन में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम होते थे उसमें जो क्वेश्चन होता था वो वन लाइनर होता था। आपको पढ़ने से जो है वो समझ में आ जाता था, लेकिन उसके बाद फिर धीरे-धीरे जो क्वेश्चन है वो एक लेवल पर पहुँचते गए हैं। आज का जो सेशन है उसमें आपको जो नए-नए टर्म हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है? चलिए आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए आपका प्रयास होगा, है ना? योर एफर्ट्स टू प्रोवाइड क्वालिटी इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन विल इंक्लूड प्रोवाइडिंग अ चाइल्ड सेंटर्ड socially relevant and equitable learning process, meeting the needs of all children, improving your own academic qualifications and teaching method, equipping the school with advanced technological resources। ठीक है, क्या बोल रहा है कि आप क्या हैं, एक टीचर हैं और एक टीचर आप है ना, एज ए टीचर आपको क्या करना है, जितने भी जो बच्चे हैं है ना उनको क्या करना है, एक समावेशी शिक्षा प्रदान करना है ना। तो आप आपका जो प्रयास है इसके लिए क्या होगा, ठीक है, इसके लिए है ना, इसके लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा, है ना, ये क्या है। तो समावेशी शिक्षा की जब भी बात आती है तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जितने भी टाइप के जो बच्चे हैं, है ना, जो सामान्य स्तर का बालक है वो तो होगा ही, है ना, इसके अलावा जो दिव्यांग बालक है, जो पिछड़ा बालक है ना, पिछड़े वर्ग के जो है ना, पिछड़े जो बालक हैं, माफ कीजिए, और जो दिव्यांग बालक हैं, है ना, समस्यात्मक एक जो बालक है, अधिगम अक्षम बालक है ना, ये जितने भी टाइप के जो बालक हैं उनको एक ही छत के नीचे, है ना, या फिर एक ही विद्यालय की जो एनवायरमेंट है, विद्यालय का जो वातावरण है उसके अंदर क्या करना है, उनको शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब यही होता है ना। तो चलिए देखते हैं हमारा जो पहला ऑप्शन क्या है, बाल केंद्रित, सामाजिक रूप से प्रासंगिक और न्याय उचित सीखने की प्रक्रिया प्रदान करना। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन है ना, इसकी बात कर रहा है। इंक्लूसिव एजुकेशन मैंने अभी बताया आपको क्या होता है, जितने भी जो बच्चे होते हैं उनको एक ही छत के नीचे क्या है, उनकी आवश्यकताएं जो है उनको पूरी करना है। बच्चों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, है ना, स्वयं की शैक्षणिक योग्यता व शिक्षण पद्धति को बेहतर करना, चालक को उच्च तकनीकी संबंध उपकरण युक्त बनाना। ठीक है, तो चलिए है ना वन बाय वन देखते हैं। हमारा ये जो पहला ऑप्शन है क्या है, बाल केंद्रित, है ना। हम आज जो टीचिंग है, आज का जो टीचिंग है वो कैसा है, चाइल्ड सेंटर्ड है ना, बाल केंद्रित है, बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं। सामाजिक रूप से प्रासंगिक होना चाहिए, आप जो समावेशी शिक्षा प्रदान कर रहे हो वो प्रासंगिक मतलब रिलेट करना चाहिए किसको, है ना, सोसाइटी को, है ना। और न्याय उचित सीखने की प्रक्रिया प्रदान करना है ना। तो ये जो ऑप्शन है क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, बच्चों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, है ना, इसके कंपेयर में ये जो है वो थोड़ा सा कम, मतलब ये जो है वो थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव है। स्वयं की शैक्षणिक योग्यता व शिक्षण पद्धति को बेहतर करना, ये तो नेगेटिव आंसर है ना, आपको अपना नहीं देखना है ना, क्योंकि बात किसकी हो रही है, समावेशी शिक्षा की, और आप क्या हो, एक टीचर हो, है ना। तो यहाँ पर आप अपनी जो कैपेबिलिटी है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये क्या है, ताला को उच्च तकनीकी संबंध है ना, संबंध उपकरण युक्त बनाना। ठीक है, ये भी जो है रॉन्ग आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव आंसर है ना, वो आपको देखने को मिलेगा क्या, बाल केंद्रित, है ना, यहाँ पर ये वर्ड आया, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए और सोशली क्या होना चाहिए, रिलेटेबल होना चाहिए। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है हमारा वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। क्या है, ग्रामीण बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा किन विद्यालयों को खोला गया, है ना। विच टाइप्स ऑफ स्कूल्स वर एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू रूरल चिल्ड्रन। ठीक है, पहला क्या है, मॉडल स्कूल, मतलब मॉडल स्कूल आदर्श विद्यालय। ठीक है, इनकी स्थापना की गई है ना, केंद्र सरकार द्वारा भी चलता है, राज्य सरकार द्वारा भी चलता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा क्या है, ग्रामीण बच्चों को, ठीक है, स्पेशली यहाँ पर ये देखिए, ग्रामीण बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु, ठीक है, किसके द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा। ठीक है, तो ये जो मॉडल स्कूल है ना, ये मॉडल स्कूल जो है वो केंद्र दर है ना, केंद्र सरकार भी है ना, राज्य सरकार भी, ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, है ना, इसके बारे में आपने जो है वो सुना होगा। ठीक है, सैनिक स्कूल जो है वो रक्षा मंत्रालय, है ना, जो
हाँ, रक्षा मंत्रालय द्वारा ये जो है सैनिक स्कूल चलाया जाता है, किसके लिए? नेशनल डिफेंस एकेडमी जैसी जो है ना, जो वहां पर प्रवेश दिलाने के लिए, है ना, उन परीक्षाओं में प्रवेश दिलाने के लिए, है ना, ये जो है सैनिक स्कूल रक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। नवोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय कब से चल रहा है दोस्तों? नवोदय विद्यालय चल रहा है 1986, है ना, जो 1986 से नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई है, किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है। इसलिए और यहाँ पर स्पेशली, है ना, यहाँ पर प्रावधान है 75% जो बच्चे हैं, है ना, 75% जो बच्चे हैं वो कहाँ के होने चाहिए? ग्रामीण क्षेत्रों से होने चाहिए, ठीक है। कितने? 75%, है ना। इसकी स्थापना कब हुई? 1986 में, ठीक है। और यहाँ पर विशेष रूप से प्रावधान है कि कम से कम 75% जो सीटें हैं वो ग्रामीण बच्चों के लिए जो है वो आरक्षित की गई है ना। और केंद्रीय विद्यालय, है ना, सीबीएसई के पैटर्न पर जो चलता है ना, केंद्र सरकार द्वारा, तो इसका जो आंसर है ग्रामीण बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किसके द्वारा? केंद्रीय सरकार द्वारा, ठीक है, नवोदय विद्यालय, ठीक है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, सूक्ष्म शिक्षण संबंधित होता है ना, माइक्रो टीचिंग की बात कर रहा है। किससे संबंधित होता है? शिक्षण विधि से, या शिक्षण कौशल से, या शिक्षण प्रतिमानों से, या शिक्षण प्रविधियों से, ठीक है। टीचिंग, माइक्रो टीचिंग इज रिलेटेड टू टीचिंग मेथड्स, टीचिंग स्किल्स, टीचिंग मॉडल्स, टीचिंग टेक्निक्स, ठीक है। सबसे पहले ये सूक्ष्म शिक्षण क्या है इसको देख लेते हैं, ठीक है। माइक्रो टीचिंग, दिस इज अ टीचिंग टेक्निक, है ना। माइक्रो टीचिंग, व्हाट इज माइक्रो टीचिंग? दिस इज अ टीचिंग टेक्निक in which a classroom teacher demonstrates their teaching skills within a limited time period, ठीक है। मतलब माइक्रो टीचिंग क्या है? माइक्रो टीचिंग जो है वो एक टीचिंग टेक्निक है ना, एक शिक्षण का क्या है? एक तकनीक है जिसमें एक जो क्लासरूम टीचर होता है ना, एक जो कक्षा शिक्षक है, वो कम समय में, है ना, एक लिमिटेड टाइम पीरियड में, एक कम समय में अपने अंदर के जो कौशल है उनका क्या करता है? प्रदर्शन करता है, ठीक है। किसके सामने? पूरा का पूरा जो क्लासरूम होता है उसके सामने क्या करता है? एक कम टाइम पीरियड में, लिमिटेड टाइम पीरियड में, कम समय अवधि में अपने जो है शिक्षण कौशल का क्या करता है? प्रदर्शन करता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है? जो एक पूरा का पूरा लेसन ना पढ़ाकर, ठीक है, आपको एक जो है टीचर को एक पूरा का पूरा लेसन नहीं दिया जाएगा, उसके कुछ टॉपिक्स, है ना, एक टॉपिक दो टॉपिक ऐसे उसको टॉपिक में बांट दिया जाता है और उन टॉपिक्स को आपको क्या करना है? डिटेल करना होता है एक कम टाइम पीरियड में, ठीक है। वो कहलाता है माइक्रो टीचिंग, जहां पर एक टीचर क्या करता है? अपने जो है कौशल का क्या करता है? अपने स्किल्स को जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है सूक्ष्म शिक्षण किससे संबंधित है? शिक्षण विधि। शिक्षण विधि क्या है दोस्तों? टीचिंग मेथड, है ना, टीचिंग मेथड, इसकी सहायता से हम टीच करते हैं, ठीक है। जो शिक्षक होता है वो जिसकी सहायता से टीच करता है वो टीचिंग मेथड, है ना। जैसे आगमन विधि, निगमन विधि, है ना, प्रदर्शन विधि, है ना, तो ये जितने भी जो है हम वो क्या है? शिक्षण विधि से। शिक्षण कौशल से, है ना, शिक्षण कौशल मतलब, है ना, टीचर के अंदर का जो कौशल है जिसको वो क्या करता है? अपने, है ना, बच्चों के सामने क्या करता है? एक्सप्रेस करता है ना, शिक्षण कौशल उसको बोलते हैं। शिक्षण प्रतिमान, है ना, टीचिंग मॉडल्स, मतलब अगर कोई जो विषय वस्तु है ना, वो रियली ना दिखाकर उसका जो प्रतिमान बनाया जाए, है ना, वैसे ही चीजें जो है वो क्लासरूम में आप प्रोवाइड करते हो बच्चों को, वो क्या है? टीचिंग मॉडल्स, है ना। जो आप साइंस की जो भाषा है यहाँ पर टीचिंग मॉडल, मॉडल जो है जनरली वहां पर बनते हैं। एक होता है टीचिंग टेक्निक्स, है ना, शिक्षण प्रविधि। शिक्षण प्रविधि मतलब जैसे विधि की सहायता से हम क्या करते हैं, है ना, शिक्षण करते हैं। शिक्षण विधि जो है वो टीचिंग के लिए होता है, वैसे प्रविधि क्या है उसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। खाना जो है ना, खाना, चावल जो है आप उसको कच्चा तो नहीं खा सकते, आप उसको बना के खाते हो। तो चावल को जब आप पका के खाते हो तो वो चावल बनने तक की जो प्रोसेस है ना, वो आपकी आएगी टीचिंग मेथड में। इसमें आएगा टीचिंग मेथड में। लेकिन उस चावल को सिर्फ आप चावल के रूप में ही खा सकते हो क्या? नहीं, है ना, आप उसको फ्राई करके भी खा सकते हो, है ना, आप उसको पुलाव बना के भी खा सकते हो। तो जब अलग अलग तरीके से जब आप उसको जो है बनाते हो तो क्या है? शिक्षण प्रविधि के अंदर वो है ना, वो एक एग्जांपल था, मैं एग्जांपल बता रहा था, वो इसमें आएगा। लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है? माइक्रो टीचिंग की। तो माइक्रो टीचिंग, है ना, मैंने अभी बताया कि जो टीचर होता है वो क्या करता है ना, टीचर जो अपने कौशल का क्या करता है? एक लिमिटेड टाइम पीरियड में क्या करता है? प्रदर्शन करता है, उसको डेमोन्स्ट्रेट करता है। तो यहाँ पर ये संबंधित होगा, रिलेट होगा किससे? शिक्षण कौशल से, ठीक है, टीचिंग स्किल से। चलिए माइक्रो टीचिंग आगे है। विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कि विकास की सभी प्रक्रियाओं के बीच संबंध नहीं होता, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास हमेशा रेखीय होता है,
यह सभी के लिए समान गति से नहीं होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, है ना, मतलब इनमें से कौन सी सही है। ऑल डेवलपमेंटल प्रोसेस आर नॉट इंटररिलेटेड, इट इज नॉट कंटिन्यूअस प्रोसेस, डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर, इट डज नॉट ऑक्योर एट द सेम पेस फॉर एवरीवन, ठीक है। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, विकास के सिद्धांत की, ठीक है। किसकी बात हो रही है दोस्तों, विकास के सिद्धांत की। चलिए देख लेते हैं विकास का सिद्धांत क्या है ना। सबसे पहले देख लेते हैं विकास के सिद्धांत, है ना। विकास के सिद्धांत, है ना, कुछ अलग अलग प्रिंसिपल जो है वो डेवलपमेंट के बारे में है। सबसे पहला क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत। मतलब बच्चे का जो विकास है वो निरंतर चलते रहता है, ठीक है, वो कभी रुकता नहीं है, विकास कभी भी नहीं रुकता। वो या तो किसी स्टेज पर आकर मंद हो सकता है, मतलब धीमा हो सकता है, या तो किसी स्टेज पर आकर क्या हो सकता है, तेज हो सकता है, ठीक है। निरंतर चलते रहता है, कंटिन्यूटी उसमें जो रहती है वो क्या है, निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। दूसरा क्या है, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है कि सेम एज के जो दो बच्चे हैं, है ना, चाहे फॉर एग्जांपल जैसे 10 वर्ष आयु के दो बच्चे हैं, है ना, 10 ईयर्स ओल्ड जो दो बच्चे हैं, उनके जो विकास की जो प्रोसेस है ना, मतलब उनमें क्या है, अंतर, उनमें जो है वो अंतर पाया जाएगा, ठीक है। व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत जो है वो यही बोलता है कि विकास जो है वो सबके लिए क्या है, समान नहीं होता, अलग अलग जो व्यक्तियों में अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। परिमार्जिता का सिद्धांत, है ना, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब अगर किसी बच्चे का विकास हो रहा है, अगर धीमी गति से हो रहा है या फिर एक सही जो डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, तो हम उस बच्चे को एक अच्छा पोषण देकर, है ना, एक अच्छा न्यूट्रिशन देकर और एक अच्छी शिक्षा जो है वो देकर हम उसको क्या कर सकते हैं, उसके जो विकास की जो दिशा है उसको एक सही दिशा दे सकते हैं, ठीक है। परिमार्जिता का सिद्धांत जो है वो ये बोलता है। विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, है ना, क्या बोलता है कि बच्चे का जो विकास है वो दो, है ना, दो टाइप से होता है। एक क्या होता है, सिफेलोकॉर्डल जो सिर से पैर की तरफ होता है, और एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है। कौन कौन सा, सिफेलोकॉर्डल, है ना, जिसको बोलते हैं मस्तको अधोमुखी, है ना, और दूसरा क्या होता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल, मतलब पहले पेट में सक्रियता आती है, उसके बाद फिर बाहों का, भुजाओं का विकास होता है, और लास्ट में उंगलियों का विकास होता है। सिफेलोकॉर्डल क्या बोलता है, पहले सिर का विकास होता है, फिर नीचे जो शरीर है धड़ का, और लास्ट में टांगों का विकास होता है, ठीक है। एकीकरण का सिद्धांत, है ना, एकीकरण, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। इसका कहना यह है कि शरीर के जितने भी जो अंग हैं, है ना, शरीर के जितने भी जो अंग हैं, बच्चे का जब विकास होता रहता है तो उनमें परस्पर क्या पाया जाता है, कोऑर्डिनेशन, समन्वय पाया जाता है, ठीक है। एकीकरण का सिद्धांत ये बोलता है। वर्तुलाकार गति का सिद्धांत, वर्तुलाकार गति का सिद्धांत मतलब सर्कुलर पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, है ना। बच्चे का जो विकास होता है वो एक क्रम से नहीं होता, ऐसा बोल रहे हैं, है ना। वर्तुलाकार गति का, है ना, सिद्धांत ये क्या बोलता है, बच्चे का जो विकास होता है वो ऐसे 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 चलते रहता है, मतलब एकदम से ऐसे क्रम में ना होकर कैसे चलता है, गोल 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 चलते रहता है, ताकि बच्चे का जो विकास है वो कैसा हो, स्टेबल, है ना, जो अपनी स्टेबिलिटी को पा सके, स्थायित्व को पा सके, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं क्वेश्चन में। आई होप ये जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। विकास के सिद्धांत अलग अलग देखे, क्या बोल रहा है, पहला, विकास की सभी प्रक्रियाओं के बीच संबंध नहीं होता, है ना, वर्ड आ गया है क्या, नहीं। अगर इस नहीं को हटा देंगे तो विकास की सभी प्रक्रियाओं के बीच संबंध होता है, होता है। अगर नहीं को हटा देंगे तो होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। मतलब ये क्या है, रॉन्ग आंसर। विकास की सभी प्रक्रियाओं के बीच क्या होता है, एक इंटर रिलेशन होता है, ठीक है, संबंध होता है। यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। यहाँ भी देखिए ये जो है वो नहीं को अगर एक बार हटा के देखें तो यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है ना। पहला ही जो मैंने ऑप्शन बताया निरंतरता का सिद्धांत, है ना, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन क्या है यहाँ पर ये नहीं जुड़ गया है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत, है ना, क्योंकि विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, और विकास में क्या होता है, इंटर रिलेशन, है ना, मतलब जो है वो परस्पर कोऑर्डिनेशन पाया जाता है, समन्वय जो है वो पाया जाता है सभी जितने भी जो प्रोसेस होते हैं उनमें। विकास हमेशा रेखीय होता है, ठीक है, और क्या बोल रहा है, यह सभी के लिए समान गति से नहीं होता, ठीक है, विकास हमेशा रेखीय होता है ना। तो ये चौथा जो ऑप्शन है आपका जो है वो सही हो जाएगा। इट डज नॉट ऑक्योर एट द सेम पेस फॉर एवरीवन, ठीक है, सभी के लिए समान गति से नहीं होता। विकास जो होता है वो सभी के लिए समान गति से नहीं होता। अगर इस नहीं को हटा दें तो क्या होता है, यह सभी के लिए समान गति से होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि विकास जो है वो सभी के लिए
एकदम एक्चुअल जो है वो उसका जो मूवमेंट है वो रहेगा। सभी के लिए जो उसकी जो प्रोसेस है वो अलग अलग है ना, प्रोसेस जो है सेम रहेगी, प्रोसेस सेम रहेगी, लेकिन जो उसकी गति है मैंने बताया ना, कभी मंद होता है कभी तीव्र होता है ना एक बच्चे का, तो उसके परवरिश के हिसाब से या फिर परिवेश जो एनवायरमेंट है उसके हिसाब से होता है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन है ना कि सभी के लिए समान गति से नहीं होता, सबके लिए समान गति से होता है। ठीक है, ये जो है चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। चलिए आगे है, सीखने के पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। पुनर्बलन, ठीक है, पुनर्बलन थ्योरी जो है वो बोल रहा है द प्रोपोनेंट्स ऑफ रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, रीइंफोर्समेंट थ्योरी की बात है ना कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले कौन है, ई थॉर्नडाइक है ना, आईपी पॉलो है ना, बीएफ स्किनर या कोहलर। ठीक है, चारों ऑप्शन आ गए, चारों जो मनोवैज्ञानिक है इन्होंने कुछ ना कुछ जो है वो सिद्धांत दिया है, लर्निंग थ्योरीज दी हैं। ठीक है, लेकिन सभी की अलग है, ऑप्शन तो हमारा एक ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर बात किसकी हो रही है, रीइंफोर्समेंट थ्योरी। रीइंफोर्समेंट थ्योरी है ना, इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं सक्रिय, हिंदी में बोलते हैं सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। क्या बोलते हैं दोस्तों, सक्रिय अनुबंधन है ना, और इसी को बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है ना। रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत जिसको बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी बोलते हैं। ये किसने दिया था, ये आपका दिया था बीएफ स्किनर ने। किसने दिया था, बीएफ स्किनर ने। ठीक है, टीएल थॉर्नडाइक इसने है ना, इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने दिया था ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। सेकंड है आईपी पॉलो है ना, इन्होंने दिया था क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जिसको बोलते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंध है ना, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जिसको बोलते हैं, माफ कीजिए, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, और इसको सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत है ना, बीएफ स्किनर। और कोहलर ने दिया था अंतः दृष्टि का सिद्धांत है ना, इनसाइड थ्योरी जिसको बोलते हैं। चलिए देखते हैं वन बाय वन, एक एक जो थ्योरी है उसको। ये क्या है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी इसको बोलते हैं प्रयत्न और भूल का सिद्धांत जिसको बोलते हैं है ना। किसने दिया था, ई एल थॉर्नडाइक ने दिया था, ये पहला सिद्धांत है। ठीक है, ई एल थॉर्नडाइक ने दिया था ट्रायल एंड एरर थ्योरी। उनका कहना था कि एक जो बच्चा होता है ना, जब किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग कंडीशन में होता है ना, तो क्या करता है, किसी समस्या को सुलझाने के लिए उसके निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए क्या करता है, लगातार प्रयास करते रहता है। लगातार प्रयास करता है तो उससे गलतियां होती है, लेकिन एक टाइम के बाद जो गलतियां जो है वो कम होती जाती है, और वो जो है एक टाइम के बाद अपने निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था, और उन्हीं का ये कहना था कि बच्चा जो है ना, उसके पास क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का स्टिमुलस, उद्दीपन जिसको बोलते हैं, उस कार्य को करने के लिए, तो उस कार्य को करने के लिए है ना, उस कार्य के रेस्पॉन्स के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। ठीक है, उन्होंने ये कहा था, और एग्जाम्पल दिया था है ना, एक बिल्ली को क्या पिंजरे बंद कर दिया था है ना, और इसका जो दरवाजा था वो किससे जुड़ा था, लीवर से। तो बिल्ली जो है वो पहले क्या कर रही है ना, खाना उसको चाहिए, भूखी है ना, तो क्या कर रही है ना, खाने तक उसका हाथ भी नहीं पहुंच पा रहा है, फिर अंदर क्या कर रही है, गुर्रा रही है बैठे बैठे है ना, अंदर उछल कूद भी कर रही है। एक बार गलती हम तो एक बार क्या हो जाता है, गलती से उसका जो पैर है अंदर, ये जो लीवर है फंसा है ना, इससे इस पर जो इसका जो पैर है वो क्या हो जाता है, टच हो जाता है, जिसके कारण ये क्या है, दरवाजा खुल जाता है, और इसको क्या मिलता है, ये भोजन। तो यहाँ पर ये जो लीवर है वो क्या है, एक स्टिमुलस का काम करता है। ठीक है, जो इसके कहाँ तक पहुंचने के लिए है ना, रिजल्ट तक पहुंचने के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है ना, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, आईपी पोलो का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जिसको बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने क्या कहा था, जब बच्चे को है ना एक अनकंडीशन स्टिमुलस है ना, मतलब एक स्वाभाविक उद्दीपन दिया जाता है,
तो क्या करता है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, मतलब स्वाभाविक रिस्पॉन्स ही करता है। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जब एक बच्चे को एक स्वाभाविक है ना, एक बच्चे के सामने स्वाभाविक उद्दीपन होता है ना, अनकंडीशन स्टिमुलस होता है, क्या करता है, स्वाभाविक रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, लेकिन जब हम क्या करते हैं, इन्होंने जो है वो कुत्ते के ऊपर अपना ये जो प्रयोग है उसको दिया था। ठीक है, और जब उस है ना स्वाभाविक कंडीशन में है ना, उस स्वाभाविक उद्दीपन में क्या करते हैं, किसी न्यूट्रल या उदासीन स्टिमुलस को जब हम ऐड करते हैं तो क्या क्या बन जाता है, वो एक कंडीशन स्टिमुलस। क्या बन जाता है, वो एक कंडीशन स्टिमुलस है ना। इनका कहना ये था कि बच्चा अगर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ना खोज रहा है ना, सॉल्यूशन जो है ढूंढ रहा है, तो किसी पर्टिकुलर जो है स्टिमुलस की जरूरत नहीं होती। उसके सामने जो उद्दीपन होता है वो क्या होता है, साधारण ही होता है, और वो साधारण स्टिमुलस के बेस पर ही वो क्या करता है, अपने रिजल्ट तक पहुंचता है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, एक क्या होता है, साधारण स्टिमुलस होता है ना, एक स्वाभाविक स्वाभाविक स्टिमुलस होता है, और इस स्वाभाविक स्टिमुलस में जब हम न्यूट्रल एक उदासीन स्टिमुलस को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, एक है ना, एक कंडीशन स्टिमुलस बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, कंडीशन स्टिमुलस, और बाद में सिर्फ वो जो न्यूट्रल स्टिमुलस है ना, वो उसके कंडीशन रेस्पॉन्स के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, कंडीशन रेस्पॉन्स के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इन्होंने यही कहा था। इसका एग्जांपल है ना, मैं एक ताजा एग्जांपल देता हूँ। जैसे बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं, अगर घर के अंदर हैं गर्मी के दिनों में, अगर बाहर आइसक्रीम वाला चिल्ला रहा है ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, तो उसकी आवाज सुन के जो बच्चे वो जान जाते हैं कि ये आइसक्रीम वाला ही है। ठीक है, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ना। इन्होंने अपने इस एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्या किया था, जो है वो शो किया था, बताया था। तीसरा क्या है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है ना, यही है रीइंफोर्समेंट थ्योरी। इसको क्या कहते हैं, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, इनका कहना था कि जो बच्चा होता है ना, बच्चा जब उसको क्या चाहिए, जब उसको रिजल्ट चाहिए है ना, किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग कंडीशन में है और उसको क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तो उस रिजल्ट तक जाने के लिए है ना, स्टिमुलस तो उसको नहीं मिलता है ना। इनका कहना ये था, बीएफ स्किनर ने इसको दिया था, तो उनका क्या है कि स्टिमुलस को उसको नहीं मिलता, उस स्टिमुलस तक जाने के लिए उसको पहले स्वयं जो है वो एक्टिविटी शो करनी पड़ती है, मतलब पहले स्वयं कार्य करना पड़ता है। इसी के कारण इसका नाम पड़ा सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा होता है ना, वो खुद से ही पहले कार्य करता है, एक्टिव रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑपरेंट है ना, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी या रीइंफोर्समेंट थ्योरी है ना। यहाँ पर इसको यही है ना, यही बोलते हैं। यहाँ पर एज इट इज है, जो है चूहा है एक जाल के अंदर में है ना, ये एक लीवर है, जैसे ये लीवर दबेगा है ना, यहाँ पर से क्या आएगा, खाना आएगा है ना। तो चूहा जो है वो शुरू शुरू में उसको पता नहीं है ना, कई बार, लेकिन गलती से उसका पैर जो है पड़ जाता है तो यहाँ से खाना आ जाता है, फिर ये गलती से इसका पैर पड़ जाता है, खाना आता है। तो ये जो है ये खाना है ना, ये जो खाना है वो क्या है, इसका स्टिमुलस, क्या है इसका स्टिमुलस, जो इस कार्य के लिए है ना, इस कार्य के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। मतलब पहले इसको कार्य करना पड़ रहा है, उसके बाद फिर इसको क्या मिल रहा है, स्टिमुलस मिल रहा है ना। इनका कहना ये है। और एक है अंतः दृष्टि का सिद्धांत, अंतः दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइड थ्योरी जिसको बोलते हैं है ना, कोहलर ने दिया था इसको, और गेस्टाल्टवादी थ्योरी भी इसको बोलते हैं। उनका कहना क्या था, उनका कहना ये था कि बच्चे के अंदर जब वो है ना किसी कंडीशन में है, तो बच्चे के अंदर जो धारणाएं बनती है ना, जो विचार आते हैं, वो कोई नया जो है वो उसके लिए वो नहीं होता, मतलब कोई नया विचार नहीं होता, वो पुराना जो विचार है उसके अंदर, उसी को क्या करता है, वो थोड़ा सा परिवर्तन करता है। इनका साफ साफ कहना ये था। ठीक है, तो ये है वनमानुष के ऊपर इन्होंने जो है वो अपना प्रयोग जो है वो उसको बताया था। तो क्या चाहिए, केला चाहिए, तो क्या करता है, शुरू में डिब्बे हैं अंदर में है ना, इन डिब्बों को जोड़कर क्या करता है, वो फाइनली अपने जो है वो निष्कर्ष तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो इनका कहना ये था कि बच्चे के सामने कोई है ना, कोई ऐसा कंडीशन जब आता है तो क्या करता है, पुरानी जो अवधारणाएं हैं, पुराने जो सोच है, जो विचार हैं, उसमें क्या करता है, परिवर्तन करता है। वही जो परिवर्तन है ना, इन्होंने इसको बताया कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है।
चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं सहायक नहीं होती हैं, ठीक है, नहीं होती हैं ऐसा पूछ रहा है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आर नॉट हेल्पफुल, है ना, नहीं होती है। क्वेश्चन किसमें है, नेगेटिव सेंस दे रहा है, ठीक है। शालेय कार्यालयीन कार्यों में, शालेय कार्यालय कार्यों में, विशेष रुचियों के विकास में, नैतिक मूल्यों के विकास में, अनुशासन स्थापित करने में, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क डेवलप, है ना, डेवलपिंग स्पेशल इंटरेस्ट, डेवलपिंग मोरल वैल्यूज, एस्टेब्लिशिंग डिसिप्लिन, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या एक्स्ट्रा है ना करिकुलर एक्टिविटीज क्या है। ये बच्चे जैसे यहाँ पर पेंटिंग कर रहे हैं, है ना, ये क्या कर रहे हैं, आपस में चेस खेल रहे हैं, है ना, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, है ना, ये साइंटिस्ट है बच्चा, मतलब बच्चा क्या है, साइंटिस्ट है ना, मतलब एज अ साइंटिस्ट क्या कर रहा है, प्रयोगशाला में वर्क कर रहा है ना। ये एक कुछ कंपटीशन चल रहा है यहाँ पर इनका, सम्मेलन जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये एज अ वॉलंटियर यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये जितने भी चीज हैं, है ना, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, है ना, इसको बोलते हैं। जरूरी नहीं है, हाँ, टीचिंग के अलावा जो दूसरी एक्टिविटीज होती हैं जो टीचिंग में क्या करती है, हेल्प करती है, मतलब शारीरिक और मानसिक विकास जो है वो संपूर्ण होता है जिससे, है ना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, है ना, ये सभी हैं एजुकेशन के अलावा। तो ये पूछ रहा है क्या कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या है, सहायक नहीं होती हैं, नहीं होती, कौन से काम में सहायक नहीं है, ठीक है। पहला क्या है, शालेय, है ना, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, है ना, क्या इसमें सहायक नहीं होती है। विशेष रुचियों के विकास में सहायक नहीं होती हैं, नैतिक मूल्यों के विकास में सहायक नहीं होती हैं, अनुशासन स्थापित करने में सहायक नहीं होती हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं सहायक नहीं होती हैं, तो किसमें, सबसे पहले देखते हैं किसमें सहायक होती हैं। अनुशासन स्थापित करने में सहायक होती हैं, बिल्कुल होती हैं। नैतिक मूल्यों के विकास में सहायक होती हैं, बिल्कुल होती हैं। विशेष रुचियों के विकास में सहायक होती हैं, बिल्कुल होती हैं, ठीक है। शालेय कार्यालयीन कार्यों के विकास में, है ना, यहाँ पर ये क्या है, नेगेटिव सेंस है, ठीक है, क्या है, नेगेटिव सेंस दे रहा है। क्वेश्चन हमारा नेगेटिव है और ये जो पहला वाला ऑप्शन है वो क्या है, नेगेटिव है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, अगर किसी कार्य को करते समय बच्चा उबाऊ महसूस करता है तो यह संकेत है ना, कौन सा संकेत है, कि बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चों में सीखने की क्षमता नहीं है, बच्चे को अनुशासित होने की आवश्यकता है, कार्य यांत्रिक रूप से दोहराया जा रहा है, ठीक है। इफ अ चाइल्ड फील्स बोर्ड while doing a task, it could indicate that the child is not intelligent, the child lacks the ability to learn, the child needs discipline, the task is being performed in a repetitive and mechanical way, ठीक है। बच्चा क्या कर रहा है ना, कोई काम चल रहा है उसमें क्या कर रहा है बच्चा, उबा, है ना, बोर हो रहा है एकदम, है ना, उबाऊ महसूस कर रहा है। तो फिर क्या है, इसका कारण क्या हो सकता है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है ना, ये जो है वो गलत बात है। क्यों, क्योंकि आज क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड जो है टीचिंग की बात करते हैं, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग में हम क्या है, बच्चे को जो है वो हम क्या करते हैं, एक बुद्धिमान, मतलब बच्चा जो है वो ज्ञान का निर्माता स्वयं है, ऐसा हमको मानना है, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है क्या है, गलत है ना, बच्चा बुद्धिमान नहीं, बच्चे को बुद्धिमान ही मानना है, ठीक है, क्योंकि अपने ज्ञान का निर्माण क्या करता है, वो स्वयं करता है, ठीक है। दूसरा क्या है, बच्चों में सीखने की क्षमता नहीं है, ये भी गलत है। चाइल्ड सेंटर्ड, है ना, शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो फिर क्या है, बच्चे के अंदर सीखने की क्षमता होती है ना, ये भी क्या है, गलत है। बच्चे को अनुशासित होने की आवश्यकता है, ये भी गलत है ना, मतलब ये पॉजिटिव आंसर, ये तीनों क्या है, पॉजिटिव वे में है। कार्य यांत्रिक रूप से दोहराया जा रहा है, ठीक है। एक जो काम जब आप उसको बार बार रिपीट करते हो तो बच्चा ऑब्वियसली बोर हो ही होगा, ठीक है। लेकिन बच्चा जो है ना, ये जो पहला ऑप्शन है, बच्चा जो है बुद्धिमान होता है, बच्चा एक ना साइंटिस्ट होता है, अपने ज्ञान का निर्माता स्वयं है, ज्ञान का निर्माण करता है ना, क्यूरियस होता है किसी भी चीज के लिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, गलत है, माफ कीजिए, ये जो है वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, चौथा। टास्क जो है बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों से प्रश्न पूछा गया, है ना, इसके दौरान, है ना, ड्यूरिंग टीचिंग, है ना, क्लासरूम टीचिंग, है ना, टीचर क्या करता है, एक शिक्षक द्वारा बच्चों से प्रश्न पूछा गया, क्यों, बच्चों को अवधारणात्मक समझ का ज्ञान हो, कक्षा कक्ष में अनुशासन बना रहे, कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया सुगम हो सके, बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, ठीक है।
ड्यूरिंग क्लासरूम टीचिंग द टीचर आस्क्ड क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स फॉर फॉलोइंग रीजंस टू एनहेंस the students conceptual understanding, to maintain discipline in the classroom, to facilitate the teaching and learning process, to capture and maintain the students attention। ठीक है, चलिए देखते हैं वन बाय वन जो ऑप्शंस हैं उसको देखते हैं। बच्चों को अवधारणात्मक समझ का ज्ञान हो, है ना, ये गलत हो जाएगा भाई। कक्षा शिक्षण है, आप टीचिंग करवा रहे हो, है ना, और उसी के बीच में आप क्वेश्चन पूछते हो, है ना, तो ये अवधारणात्मक, ये जो है वो आप कॉन्सेप्ट जब बताओगे उसके बाद फिर, है ना, पूछोगे ना क्वेश्चन, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, गलत। कक्ष में अनुशासन बना रहे, टीचर है, क्लासरूम में अनुशासन नहीं है। ठीक है, कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया सुगम हो, ये जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाई एक क्लासरूम में क्या है, टीचिंग चल रही है, उसी के बीच में एक टीचर क्या करता है, बच्चों से क्या करता है, पूछ देता है। तो ठीक है, वो क्या करेगा, हेल्प करेगा टीचर को, है ना, और क्लास में जो है वो लर्निंग को। ठीक है, जो टीचिंग ये लर्निंग जो प्रोसेस है वो क्या हो सके, है ना, सुगम हो सके, सरल हो सके। बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो है वो गलत है। चलिए, मनुष्य में व्यक्तिगत भिन्नताएं निर्धारित होती हैं। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नताओं की बात कर रहा है, पर्यावरणीय भिन्नताओं से, आनुवंशिकी भिन्नताओं से, पर्यावरण और आनुवंशिकता के बीच अंतः संबंध से, इनमें से कोई नहीं। चौथा तो आप गलती कर दीजिए। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमंस आर डिटरमाइंड बाय, है ना, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स, इंटरेक्शन बिटवीन एनवायरमेंट एंड जेनेटिक्स। ठीक है, तो व्यक्तिगत जो भिन्नताएं होती है ना, अलग अलग बालकों के बीच में जो अलग अलग भिन्नताएं जो पाई जाती है, विविधताएं जिसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, है ना, वो कौन सा, है ना, उसका क्या पर्टिकुलर सिर्फ पर्यावरण कारण होता है, नहीं। क्या सिर्फ आनुवंशिकता ही कारण होता है, नहीं। ठीक है, ये कारण किसके कारण होता है, पर्यावरण और आनुवंशिकता, इनके बीच क्या होता है, इनके बीच क्या होता है, एक, है ना, इंटरेक्शन होता है, अंतर संबंध होता है। ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, अंतर संबंध, जिसके कारण अलग अलग परिवेश में, अलग अलग जो वातावरण में रहने वाला, है ना, जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होती है, जो है अंतर, डिफरेंस, है ना, व्यक्तिगत भिन्नताएं जो है वो पाई जाती है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, है ना, दोनों जो है वो बराबरी, मतलब दोनों के बीच में क्या होता है, एक इंटरेक्शन होता है ना, अंतर संबंध पाया जाता है पर्यावरण और उसके जेनेटिक्स, है ना, मतलब आनुवंशिकता के बीच में। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है ना, यही जो दोनों है वो कारण होते हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षण के दौरान निम्न में से किसका आकलन करता है ना, शिक्षक, आप एक शिक्षक हैं और आप एक क्लासरूम में जो है वो टीचिंग कर रहे हैं, तो आप, है ना, किसका क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे, विद्यार्थियों का करेंगे, पाठ्य पुस्तकों का करेंगे, स्वयं का करेंगे, विद्यार्थियों एवं स्वयं दोनों का करेंगे। ठीक है, तो आप एज ए टीचर क्या करोगे, विद्यार्थियों का आकलन, है ना, उनको नोटिस करोगे, उनको ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, पाठ्य पुस्तकों का आकलन, है ना, इसका क्या, पाठ्य पुस्तकों का आकलन नहीं करेंगे, स्वयं का आकलन ये भी करेंगे, स्वयं का आकलन भी करेंगे। भाई जरूरी नहीं है कि, है ना, जो टीचर जो है वो बच्चे का आकलन करेंगे, बच्चे भी जो है वो टीचर का आकलन करते हैं। ठीक है, दोनों के मध्य क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो चौथा जो ऑप्शन आ जाएगा, विद्यार्थियों एवं स्वयं दोनों का जो है वो टीचर क्या करता है, आकलन करता है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, शिक्षण कार्य का आकलन और मूल्यांकन करने के लिए सबसे छोटी शर्त कौन सी है, किसका आकलन करना है, मूल्यांकन करना है, शिक्षण कार्य का। ठीक है, शिक्षण कार्य का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट, एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है ना, फॉर असेसिंग एंड इवेल्यूटिंग टीचिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, शिक्षण जो कार्य है इसका क्या करना है, आकलन करना है और मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो सबसे छोटी शर्त, इस शर्त को आप यहां पर इकाई भी बोल सकते हो, सबसे छोटी इकाई। ठीक है, सबसे छोटी इकाई चारों में से कौन सी है, सबसे पहले देखते हैं मापन, मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट बच्चे की जो अचीवमेंट होती है ना, उनकी जो उपलब्धियां होती है उनको क्या करते हैं, जब हम गणितीय रूप से जब दर्शाते हैं, है ना, तब वो जो है वो जो निकल के आता है उसको कहते हैं हम क्या, मेजरमेंट। ठीक है, एजुकेशनल मेजरमेंट। और ये किसके दौरान, हाँ, ये किसके बाद होता है, जब हम बच्चे के क्या लेते हैं, एग्जाम या पेपर लेते हैं। ठीक है,
ये जो है वो आपस में क्या हो जाएगा, पहले पेपर होगा तब जाके क्या आएगा, मेजरमेंट। लेकिन ये सबसे छोटी इकाई नहीं है ना। क्या दिया, टेस्ट। आप चाहे है ना वीकली टेस्ट लो या मासिक, है ना। तो ये जो है सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, जांच या टेस्ट। ठीक है, शिक्षण कार्य का आकलन करने के लिए सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी शर्त क्या है, जांच या टेस्ट। ठीक है, क्योंकि ये तो है वो बड़ी प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद निकल के आता है क्या, मापन। चलिए आगे क्वेश्चन है, एक बच्चा उद्देश्य व कार्य को तर्कपूर्वक सोच सकता है। ठीक है, यह पियाजे की अवस्थाओं का एक कारण है, वह अवस्था है। ठीक है, a child can think logically about purpose and actions. This is one characteristics of Pigot's stage of development. Which stage is it? ठीक है, कौन सा स्टेज है जिसमें बच्चा जो है वो उद्देश्य और कार्य को क्या कर सकता है, तर्क पूर्वक सोच सकता है। ठीक है, उद्देश्य और कार्य को क्या कर सकता है, तर्क पूर्वक सोच सकता है। ठीक है, तो 4 अवस्थाएं हैं। पहला क्या, सेंसरी मोटर स्टेज, है ना, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, चलिए वन बाय वन सबसे पहले इन्हीं को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज है ना, 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज क्या है, 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था। ये दिख रहा है आपको, नन्हा वैज्ञानिक। ठीक है, तो 0 से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो क्या होता है, बालक उसमें पूरी तरह डिपेंडेंट, है ना, डिपेंड होता है किसके ऊपर, अपने मम्मी पापा के ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर। ठीक है, दूसरा बात कि है ना, लैक ऑफ लॉजिक, मतलब बच्चे के अंदर जो है वो तार्किकता जो है उसका पूरी तरह से अभाव पाया जाता है, कोई नैतिकता नहीं होती, कोई तार्किकता नहीं होती। ठीक है, तीसरा क्या है, सेल्फिश होता है बच्चा। इस समय क्या होता है, पूरी तरह सेल्फिश। अगर वो कोई चीज पकड़ा है, कोई खिलौना पकड़ा है, कोई खाने की चीज पकड़ा है, आप उसके हाथ से उसको छीन लो, रो रो के वो क्या कर देगा, धूम मचा देगा। ठीक है, तो इस समय तीन, ठीक है, सेल्फिश होता है अपनी चीजों के लिए। ठीक है, इस समय जो शारीरिक और मानसिक विकास क्या होता है, सबसे तीव्र गति से होता है। ठीक है, शारीरिक और मानसिक विकास शारीरिक और मानसिक विकास एकदम तीव्र गति से होता है इस समय। ठीक है, ये होता है सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा स्टेज क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, है ना, 2 से 6 ईयर तक की जो स्टेज होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है ना। विद्यालय के पूर्व की अवस्था इसको बोलते हैं, है ना, विद्यालय के पूर्व की जो अवस्था है वो क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज के बाद की जो महत्वपूर्ण अवस्था है सबसे, है ना, इसमें क्या होता है, सिंबॉलिक थिंकिंग। बच्चा जो होता है वो संकेतों के माध्यम से अपने जो विचार है उसको क्या करता है, प्रकट करता है संकेतों के माध्यम से। ठीक है, छड़ी को क्या कर लेगा, तलवार बना लेगा। एनिमिज्म होता है ना, एनिमिज्म मतलब होता है जीववाद। क्या बोलते हैं इसको, जीववाद, है ना। बच्चा जो है वो एक सजीव और निर्जीव दोनों के बीच में जो है अंतर, है ना, डिफ्रेंशिएट उसको जो है नहीं कर पाता है। ठीक है, एनिमिज्म इसी को बोलते हैं, सजीव और निर्जीव दोनों के बीच में क्या नहीं कर पाता, अंतर जो है स्पष्ट नहीं कर पाता। ये जो है ना, इस लेवल के बच्चों में प्री, है ना, ऑपरेशनल स्टेज में जो बच्चा होता है उसके अंदर पाया जाता है। ईगोसेंट्रिज्म होता है। ईगोसेंट्रिज्म मतलब बच्चा यही सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूं वही जो बड़े हैं वो सोच रहे हैं। ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रितता जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अहम केंद्रितता। मेक बिलीव प्ले मतलब क्या करता है, वो काल्पनिक खेल खेलता है। ठीक है, मतलब मम्मी पापा बन जाएगा खुद से, हाँ, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, इस टाइप के जो काल्पनिक खेल है जो बच्चा बचपन में खेलता है वो इस एज में आता है। लैक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग मतलब इस समय भी बच्चे के अंदर तार्किकता का अभाव रहता है, मतलब वो पूरी तरह से जो है तार्किक जो है वो थिंकिंग नहीं कर पाता। ठीक है, पलटावी गुण का अभाव रहता है, मतलब 2 या 6 तो हो जाएगा उसको बता सकता है, लेकिन वो 6 से वापस 3 कैसे बनेगा उसको नहीं, वो पलट नहीं सकता। ठीक है, पलटावी गुण जो है इस समय नहीं पाया जाता। ठीक है, चलिए आगे है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, है ना, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 6 से 12 साल तक की अवस्था। ठीक है, या फिर विद्यालयीन अवस्था इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्या, टोली की अवस्था, गैंग की अवस्था, है ना। अगर दूसरे लैंग्वेज में बात करें तो 6 से 12 साल की जो अवस्था है ना, इस अवस्था को बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, है ना। विद्यालय जो बच्चा होता है वो एकदम लापरवाह टाइप का रहता है, बेढंगा सा, है ना, नहाने धोने में उसको बहुत दिक्कत होता है।
इस समय में, है ना, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। और इसमें बच्चा क्या करता है, डिसेंट्रेशन, मतलब बच्चा ये मान लेता है कि जो मैं सोचता हूँ वो मेरे से बड़े जो सोचे ऐसा जरूरी नहीं है, ये चीजें उसके अंदर आ जाती है। ठीक है, सेरिएशन, क्रमबद्धता आ जाती है बच्चे के अंदर। मतलब अगर आप जो है उसको किसी वस्तुओं को अगर लाइन से जमाने को बोलोगे 1 2 3 4 करके, तो वो जमा सकता है। ठीक है, क्रमबद्धता, सेरिएशन आ जाता है। क्लासिफिकेशन, अगर आप 2 3 चीजों को आपस में मिलाकर दोगे तो फिर और उसको बोलोगे अलग अलग करो, डिफ्रेंशिएट करो, तो वो उसको अलग एकदम आराम से वो जो है इस चीज में कर लेता है। कंजर्वेशन, हाँ ना, संरक्षण का नियम जो है इस समय आ जाता है। संरक्षण का नियम क्या बोलता है दोस्तों, कि एक जो बच्चा होता है ना, संरक्षण का नियम क्या बोलता है कि एक जो बच्चा है वो ये तो जानता है कि अगर कोई चीज है ना, वो ये बता देता है कि अगर किसी वस्तु का स्वरूप आप चेंज कर दो तो उसकी मात्रा जो है वो हमेशा, मात्रा, क्वांटिटी जो है वो हमेशा क्या रहती है, समान रहती है। इसको बोलते हैं संरक्षण का नियम, वो इस एज में आ जाता है। बच्चा क्या होता है, मतलब तार्किकता जो है वो इस समय आ जाती है, पलटावी गुण जो है वो इस समय आ जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, है ना, अमूर्त चिंतन की अवस्था। ठीक है, 13 से 18 साल की जो एज है वो इसमें आती है। बच्चा क्या कर सकता है, अमूर्त चिंतन, है ना, जो चीजें उसके सामने नहीं है उसके बारे में भी सोच सकता है। ठीक है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, मतलब किसी कोई भी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में अगर उसको सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन का सिर्फ परंपरागत तरीके से जो है उसके बारे में नहीं सोच सकता, किसी दूसरे तरीके से भी उसका सॉल्यूशन हो सकता है कि नहीं, वो ये भी सोच सकता है। ठीक है, उसको भी सोचता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का समाधान कर सकता है ना, मॉरल, सोशल एंड फिलोसॉफिकल, ठीक है, नैतिक, सामाजिक और फिलोसॉफिकल रीजनिंग कर सकता है, तर्क कर सकता है, परिकल्पना कर सकता है जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में वापस चलते हैं, क्या बोल रहा है, एक बच्चा जो है वो उद्देश्य और कार्य को तर्कपूर्वक सोच सकता है, तर्कपूर्वक सोच सकता है। ठीक है, तर्क क्या है ना, बात आ गई, तर्कपूर्वक सोच सकता है। ठीक है, प्याजे की अवस्थाओं का एक कारण है, कौन सी अवस्था है, संवेदी पेशी अवस्था में बच्चा जो है वो तार्किक होता है क्या, नहीं, उसमें क्या पाया जाता है, तार्किकता का अभाव, ये कैंसल। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ भी तार्किकता पाई जाती है क्या, तर्क कर सकता है क्या, पलटावी गुण पाया जाता है क्या, नहीं, यहाँ भी ये क्या है, गलत। प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, है ना, यहाँ पर बच्चे के अंदर क्या है, पलटावी गुण भी आ जाता है और तार्किकता भी आ जाती है। ठीक है, तो ये जो है आंसर क्या हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है ना, औपचारिक में अमूर्त रूप से चिंतन कर देता है। ठीक है, तार्किकता तो यहाँ भी आ जाती है, लेकिन जो स्टार्ट जो है वो यहाँ पर है ना, प्रत्यक्ष जो संक्रियात्मक अवस्था है यहाँ पर तार्किकता जो है वो उसके अंदर जो विकसित हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, बच्चे कहाँ सीखते हैं, है ना, अगर बच्चों को सीखना है तो कोई पर्टिकुलर स्पेस है क्या उनके लिए, ऐसा बोल रहा है, कोई पर्टिकुलर इन्वायरमेंट है क्या, ऐसा बोल रहा है। वेयर डू चिल्ड्रन लर्न, है ना, बच्चे कहाँ सीखते हैं, क्या सिर्फ घर में सीखते हैं, क्या विद्यालय में सीखते हैं, क्या समाज में सीखते हैं, प्रत्येक स्थान और प्रत्येक क्षण। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, प्रत्येक स्थान और प्रत्येक क्षण, क्योंकि सिर्फ घर में सीखेंगे क्या, नहीं, है ना, कुछ समय बाद कहाँ जाएंगे, विद्यालय, विद्यालय में भी सीखेंगे, लेकिन क्या सिर्फ विद्यालय में सीखेंगे, विद्यालय से पहले कहाँ थे, घर में, तो घर में, है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। समाज में, है ना, तो समाज में क्या सिर्फ एक ही जगह रहेगा क्या बच्चा, नहीं, है ना, प्रत्येक स्थान सीखेगा और प्रत्येक क्षण, हर पल जो है वो, है ना, हर जगह उसको कुछ ना कुछ सिखाएगा, हर समय वो कुछ ना कुछ सीखेगा। ठीक है, एक जो बच्चा है। चलिए आगे क्वेश्चन है, अक्षमता से आशय है ना, डिसेबिलिटी मीन्स, है ना, डिसेबिलिटी रेफर्स टू व्यक्ति विशेष की सफलता में बाधा होती है, व्यक्ति और परिवेश के बीच अंतः क्रिया में बाधा होती है, दोषपूर्ण उत्कों से शारीरिक बाधा होती है, कार्य को समय पर पूर्ण नहीं कर सकता है। ठीक है, डिसेबिलिटी रेफर्स टू एन ऑब्स्टेकल टू एन इंडिविजुअल सक्सेस, a barrier in the interaction between an individual and their environment, a physical impairment caused by faulty tissues, inability to complete task on time। ठीक है, इसकी बात हो रही है अक्षमता की, है ना, डिसेबिलिटी की बात हो रही है। डिसेबिलिटी जो शारीरिक भी होता है और मानसिक भी होता है। ठीक है, तो जो मानसिक होता है जरूरी नहीं है कि बच्चा जो है वो सामान्य है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये जो होता है अक्षमता, वो शारीरिक भी होता है, मानसिक होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा, व्यक्ति विशेष की सफलता में बाधा, ये नहीं होगा। तो व्यक्ति डिसेबल है तो उसकी सफलता में उसकी डिसेबिलिटी बाधा नहीं बनेगी। ठीक है,
व्यक्ति और परिवेश के बीच अंतःक्रिया में बाधा, ये है ना, ये जो है वो पॉजिटिव जो है वो रिस्पॉन्स कर रहा है, व्यक्ति और परिवेश के बीच अंतःक्रिया में बाधा। दोषपूर्ण ऊतकों से शारीरिक बाधा, सिर्फ क्या शारीरिक होता है क्या, है ना, क्या क्या सिर्फ शारीरिक होता है, नहीं, मानसिक भी होता है। तो फिर ये तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, गलत। कार्य को समय पर पूर्ण नहीं करना, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है ना, ये भी क्या है, गलत है। ये जो है सेकंड ऑप्शन, व्यक्ति और परिवेश के बीच अंतर जो इंटरेक्शन होता है उसमें क्या होता है, उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का हमारा ये जो सेशन है ना, आई होप आज का ये जो सेशन है वो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और जो भी अगर कुछ डाउट होगा आपके मन में तो फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है वो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल जो है आपको रिस्पॉन्स जो है उस चीज़ के लिए करूँगा। और आगे ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, किसी भी अपडेट के लिए आप इस पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है वो जुड़ सकते हैं किसी भी अपडेट के लिए। ये हमारा यूट्यूब चैनल है ना, आप इसको लाइक और सब्सक्राइब, आज का अगर सेशन अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगले सेशन जो है वो हम इसके बाद मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत स्नेह, है ना। तब तक के लिए मिलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद, स्वस्थ रहिए।